नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? चलो, सभी विद्यार्थी अच्छे ही होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं अगला टॉपिक शुरू करता हूं। कल मैंने आपको अक्षांश और देशांतर कंप्लीट करवाए थे, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी। ये टॉपिक मैं सिर्फ एक पृथ्वी और सौरमंडल ही अभी करवाने वाला हूं। इसका मेरा मुख्य उद्देश्य है कि अभी जस्ट सबसे पहले राजस्थान पुलिस का एग्जाम है और उसमें ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसके अलावा ये क्वेश्चन ये टॉपिक रीट में आता है, एचटेट में आता है, सीटेट में आता है। तो इन सब परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से हम पढ़ने वाले हैं, तो आप बहुत अच्छी कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए और ध्यान लगा के पढ़िए कि पृथ्वी क्या है, और साथ साथ आप कमेंट करते रहिए जितने क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं उनके, कि पृथ्वी जो है वो क्या है। सबसे पहला हमारा प्रश्न यही बनता है कि पृथ्वी क्या है। कोई बताएगा भाई पृथ्वी क्या होती है? जैसे आपको पूछ ले जाए पृथ्वी क्या है, ग्रह है या उपग्रह है या तारा है या क्या है? पृथ्वी क्या है? तो आपका जो आंसर राइट है वो है भी ग्रह। पृथ्वी क्या है? ग्रह। अब सवाल आता है कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह बताइए भी आप क्या होते हैं? ग्रह वे ठोस पिंड होते हैं जो तारों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। किसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं? तारों के। इसका मतलब हमारा अगला पॉइंट ये होगा कि तारा क्या होता है भी? कोई बताएगा क्या तारा क्या होता है? या आप ये भी कह सकते हो कि ग्रह वे पिंड होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तो सूर्य क्या है? तारा। सूर्य एक तारा है। आपको पता होना चाहिए कि सूर्य एक तारा है, और यदि सूर्य तारा है तो जो रात को दिखाई देते हैं इतने सारे, ये क्या हैं भी? आप मुझे ये भी बताइए। सूर्य तारा है तो बाकी जो रात को दिखाई देते हैं वो क्या है? वो भी सब तारे हैं। फिर सूर्य तारे और उन तारों में क्या डिफरेंस है? सूर्य तारे और उन तारों में क्या डिफरेंस है? इस बात को आप समझिए कि क्या डिफरेंस है। तो पृथ्वी जो टॉपिक है उसमें हम पृथ्वी को ही पढ़ेंगे, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ी सी बात बता देता हूं कि तारा क्या होता है। तारा, चलो भी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है तारे की। सबसे पहले भूगोल में हमारा एक नियम रहता है कि जैसे आपसे कोई पूछे सूर्य क्या है? तारा। ग्रह क्या है? ठोस पिंड। तारा क्या है? गैसीय पिंड। पृथ्वी क्या है? ग्रह। चांद क्या है? उपग्रह। तो सबकी बातें आपको बतानी होती हैं। तो जैसे आपसे कोई पूछ ले तारा क्या है, तो आपका राइट आंसर है कि तारा जो होता है वो गैसीय पिंड होता है भाई। बिल्कुल सही बात है कि तारा गैसों का बना होता है। जैसे ये गैस होती है, आपके सामने भी गैसों का आवरण होता है, ऐसे तारा होता है। आप तारे के अंदर से आर पार जा भी सकते हो, लेकिन तारे के अंदर तापमान अधिक होने के कारण ऐसा अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ है। नासा ने अनेक अभियान स्टार्ट किए हैं जिसमें सूर्य जैसे तारे के, क्योंकि हमारे सबसे नजदीक तारा सूर्य है, तो उसके नजदीक जो है भी बहुत सारे अभियानों में सैटेलाइट गए हैं और वहां की जानकारी उपलब्ध करवाई है। तो आप देखिए, तारा जो होता है वो क्या होता है? तारा, कोई भी तारा है वो गैस का बना होता है। ग्रह जो होते हैं वो ठोस पिंड होते हैं। ओके भी। और अब आप समझिए तारा क्या होता है। जैसे ये तारा एक गैस का पिंड होता है, और सबसे पहले मैं आपको बता दूं तारे का जन्म भी होता है जब दबाव के कारण या आकर्षण के कारण हाइड्रोजन के 2 अणु मिलकर हीलियम गैस बनाना शुरू कर देते हैं, तो तारे का जन्म हो जाता है। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि जब पहली बार हाइड्रोजन के 2 अणु आपस में मिलकर हीलियम गैस बनाते हैं और आपकी संलयन क्रिया प्रारंभ होती है, उसी क्रिया के प्रारंभ होने के साथ तारे का जन्म हो जाता है। संलयन क्रिया प्रारंभ होने के साथ ही तारे का जन्म हो जाता है। आपको पता भी है, ऊर्जा जो है ना,
ऊर्जा दो ही क्रियाओं से निकलती है, या तो संलयन से और या विखंडन से। विखंडन का मतलब होता है टूटना। प्रत्येक चीज टूटती तभी ऊर्जा निकलती। आपने खाना खाया, वो खाना भी विखंडित होता है तब उससे ऊर्जा निकलती है। आप किसी भी चीज को देख लिए, इंजन के अंदर तेल जाता है, वो वह विखंडित होता है दबाव से, तब उससे ऊर्जा निकलती है, उसी से आगे इंजन चलने का कार्य करता है। रावतभाटा राजस्थान में परमाणु विद्युत गृह है। परमाणु विद्युत गृह में भी विद्युत गृह में भी यूरेनियम और थोरियम को विखंडित करके ऊर्जा बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है। तो विखंडन से ऊर्जा मिलती है और संलयन से भी। संलयन की जो क्रिया होती है ये केवल प्राकृतिक रूप से संभव होती है, मतलब प्रकृति में ही संभव है, क्योंकि संलयन के लिए इतने ज्यादा दबाव की आवश्यकता होती है जो कृत्रिम रूप से संभव नहीं होता है। मतलब हम संभव नहीं कर पाते। जैसे आपको पता है H2O क्या होता है, पानी। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक अणु मिलकर पानी बनाते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपके पास यदि दो हाइड्रोजन के अणु हैं और एक ऑक्सीजन का अणु है तो आप उन तीनों को मिला के से पानी बना दोगे। ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको इतने ज्यादा दबाव की आवश्यकता होती है जो कृत्रिम रूप से संभव ही नहीं है, प्राकृतिक रूप से ही संभव होता है। तो यह संलयन होता है। संलयन क्रिया से विखंडन की तुलना में हजारों गुना ऊर्जा निकलती है। और जैसे ही हम कृत्रिम रूप से संलयन की क्रिया कर पाएंगे पृथ्वी पर, उसके बाद हमारे सामने ऊर्जा का संकट समाप्त हो जाएगा। क्योंकि दो हाइड्रोजन के अणु मिला के यदि हम एक हीलियम का अणु बना दें तो आजकल जितनी कोयले वगैरह से ऊर्जा निकलती है उससे करोड़ों गुना ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाएगी और ऊर्जा संकट समाप्त हो जाएगा। लेकिन अभी तक ऐसा संभव नहीं है। तो आपसे पहला क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि तारे में ऊर्जा किस क्रिया के कारण निकलती है। तो तारे में ऊर्जा संलयन क्रिया के कारण निकलती है। किसके कारण निकलती है भी, संलयन क्रिया के कारण। और अब आप देखिए, तारा गैसीय पिंड होता है। औसतन तारे में 70% हाइड्रोजन होती है और 28% हीलियम होती है। ये एक युवावस्था के तारे का औसत होता है। सबसे पहले जब तारे का जन्म होता है उस दिन तो तारा 100 की 100% क्या होता है, 100 की 100% हाइड्रोजन गैस ही होती है। और जिस दिन सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी उस दिन 100% हीलियम भी बन सकती है और हीलियम गैस का बादल भी बन सकता है। और जिस दिन सारी हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगी उस दिन तारे की मृत्यु हो जाएगी। उस दिन तारे की मृत्यु हो जाएगी। तारे का जन्म भी होता है, तारे की मृत्यु भी होती है। हमारे सूर्य जो तारा है उसने लगभग अपनी आधी उम्र को प्राप्त कर लिया है। लगभग 5.5 अरब वर्ष बाद सूर्य तारे की मृत्यु हो जाएगी और सौरमंडल में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। आप तो चिंता में पड़ गए होंगे कि 5.5 अरब वर्ष बाद हमारा क्या होगा। अरे 5.5 अरब वर्ष बाद आप होंगे कहां, ये सोचिए। ऐसी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो तारा क्या होता है, तारा एक गैसीय पिंड होता है। तारे में 70% हाइड्रोजन 28% हीलियम होती है। तारे में संलयन क्रिया होती है और इसी संलयन क्रिया के कारण तारे से ऊर्जा निकलती है। बाकी बची हुई 2% जो गैसें हैं उनमें नाइट्रोजन और कार्बन की अधिकता होती है। तारे में ऑक्सीजन नहीं होती है, आप ये भी कह सकते हो, नगण्य होती है। उसके बाद देखिए, सूर्य भी एक तारा है। सूर्य भी एक तारा है, मतलब बहुत सारे तारों में सूर्य भी एक तारा है। फिर क्या फर्क है भी, एक तारा इतना प्रकाश देता है और रात को कितने सारे तारे दिखते हैं, ये प्रकाश नहीं देते। सभी तारों का प्रकाश है। ऐसा भी नहीं है कि सूर्य सबसे चमकीला तारा है। ध्रुव तारा सूर्य से 2200 गुना चमकीला है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता क्योंकि वो करोड़ों गुना दूर है।
जितना चमकीला है उससे कहीं ज्यादा दूर है, इसलिए उसका प्रकाश नहीं आता। तो आपको एक बात का पता होना चाहिए कि सूर्य की क्या खास बात है। सूर्य पृथ्वी के निकटतम का तारा है, निकटतम का तारा है, मतलब हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक जो तारा है वो सूर्य है, और ये भी 15 करोड़ किलोमीटर है। और इसके बाद दूसरा जो तारा है वो प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। और प्रोक्सिमा सेंचुरी का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता है क्योंकि ये करोड़ों किलोमीटर और दूर है, इसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच सकता। तो आपको समझ में आया, सूर्य तारा है, ऐसे ही बाकी तारे हैं, बस बाकी तारों की एक खास बात है कि वो बहुत ज्यादा दूर है, और जो तारे हैं वो और दूर हैं, और जो तारे हैं वो और ज्यादा दूर हैं, इसलिए वो सूर्य से ज्यादा चमकीले भी हैं, ज्यादा बड़े भी हैं, लेकिन उनका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आ पाता क्योंकि वो पृथ्वी से अत्यधिक दूर है। अब आपका सवाल यह बनता है कि सर फिर रात को तारे क्यों दिखते हैं? तो बेटा जब अंधेरा होगा तो कोई भी चमकती हुई वस्तु आपको दिखाई देगी। अब सवाल उत्पन्न होता है कि सर ऐसे कैसे होगा? आप एक अंदाजा लगाइए, आपके गांव से 5 किलोमीटर दूर, 10 किलोमीटर दूर एक मोबाइल टावर लगा हुआ है, और उस मोबाइल टावर के ऊपर एक बल्ब लगा हुआ है। आप उसको रात्रि को देखोगे तो वो बल्ब आपको जलता हुआ दिखाई देगा, देगा ना? लेकिन क्या उस बल्ब का प्रकाश आप तक आ जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है। 5 किलोमीटर दूर मोबाइल टावर है तो उसका प्रकाश पृथ्वी हमारे घर तक नहीं आएगा, लेकिन वो हमें चमकता हुआ दिखेगा। इसी प्रकार रात को जो तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं वो बिल्कुल चमकते हैं, और अंधेरा होने के कारण हमें चमकते हुए दिखाई भी देते हैं, लेकिन उनका प्रकाश रास्ते में समाप्त हो जाता है। आपको और एग्जांपल बता देता हूं। रात को एरोप्लेन जो उड़ती है, एरोप्लेन, उसके लाइट जो होती हैं वो जलती हुई हमें दिखाई देती हैं, लेकिन क्या उनका प्रकाश पृथ्वी तक आता है उस एरोप्लेन की लाइट का? नहीं। तो वो ज्यादा दूर है, इसलिए अंधेरे में चमकती हुई तो दिखेगी, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी तक नहीं आएगा। एक सवाल कंप्लीट कि रात को तारे चमकते हुए क्यों दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश क्यों नहीं आता। दूसरा सवाल है कि सर दिन में ये तारे कहां चले जाते? कहीं नहीं जाते भी दिन में तारे, दिन में तारे कहीं नहीं जाते। जब प्रकाश होगा तो आपको प्रकाश में बहुत दूर की प्रकाशमान वस्तु दिखाई नहीं देगी। और इस प्रकार आपकी बातें क्लियर होगी कि आपका सवाल जो था वो ये था कि तारा क्या है। तारा गैसीय पिंड होता है, तारे में संलयन क्रिया होती है। जिस समय पहली बार संलयन क्रिया प्रारंभ होती है उस समय तारे का जन्म होता है। तारे में 70% हाइड्रोजन, 28% हीलियम गैस होती है। जब तक संलयन की क्रिया होती है तब तक तारे से ऊर्जा निकलती है। आखिर में तारा लाल दानव बन जाता है और लास्ट में हीलियम गैस का बादल बन जाता है, लेकिन वो कभी पृथ्वी पर नहीं गिरता क्योंकि हीलियम गैस भी हल्की होती है। हीलियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन गैस जो होती है वो हल्की होती है। ओके भी। उसके बाद आप देखिए सूर्य भी क्या है? एक तारा है, और पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा सूर्य है। ऐसा नहीं है कि सूर्य बड़ा तारा है, ज्यादा चमकीला है। ध्रुव तारा सूर्य से 2200 गुना चमकीला है, लेकिन उसका प्रकाश पृथ्वी पर नहीं आता क्योंकि वो करोड़ों किलोमीटर या सूर्य से करोड़ों गुना दूर है। और अरे सूर्य 15 करोड़ है, और उस 15 करोड़ का भी करोड़ों किलोमीटर और आगे है ध्रुव तारा, इसीलिए ध्रुव तारे का प्रकाश नहीं आता। और बाकी तारे हैं वो भी सूर्य के समान ही तारे हैं। जैसे हमारे सौरमंडल में हमारे सूर्य के 8 ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, इसी तरह ये जितने तारे हैं इन सब तारों के भी ग्रह हैं, उनके उपग्रह हैं, और हो सकता है करोड़ों अन्य तारों के ग्रहों पर जीवन भी हो, अन्य करोड़ों तारों के ग्रहों पर जीवन भी हो। बहुत सारे तारे हैं, इन तारों के ग्रह भी हैं और उन ग्रहों पे जीवन भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक हमें वहां की जानकारी नहीं है। तो आपका एक सवाल यहां पे कंप्लीट होता है। पृथ्वी के सबसे निकटतम का तारा सूर्य है,
पृथ्वी के दूसरा निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। सूर्य के सबसे निकटतम तारा कौन है भी? प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तो आप एक स्क्रीनशॉट लें और आपको समझ में आया तारा क्या है। ओके भी, समझ में आ गया तारा क्या है? बिल्कुल समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद मैं अगली बात की ओर चलता हूं भी। चलो पहले एक क्वेश्चन भी पूछ लें तो कैसा रहे भी। आपका एक क्वेश्चन आ गया, सूर्य क्या है? बहुत सारे बच्चों को लगेगा सर आप मजाक कर रहे हो कि ये कोई क्वेश्चन है क्या? इस क्वेश्चन से बेटा मैं आपको बहुत कुछ सिखाना चाह रहा हूं। सूर्य क्या है? ऑप्शन नंबर 1 तारा, ऑप्शन नंबर 2 गैसीय पिंड, ऑप्शन नंबर 3 आग का गोला, आग का गोला, और ऑप्शन नंबर 4 उल्का पिंड। आपका मैंने क्वेश्चन पूछा सूर्य क्या है? सूर्य तारा है, गैसीय पिंड है, आग का गोला है, उल्का पिंड है। आप मुझे बताइए सूर्य क्या है? कौन कौन बच्चे मानते हैं कि 1 नंबर राइट आंसर है और कौन बच्चे मानते हैं कि 2 नंबर राइट है? जो ये मानते हैं कि सर 2 नंबर सही है, मैं आपको बता दूं कि 2 नंबर उत्तर जो है वो गलत है, गलत। बहुत सारे बच्चों ने सोचा था कि सूर्य गैसीय पिंड है, नहीं भी। सूर्य क्या है? तारा, और तारा क्या है? गैसीय पिंड। तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि बीच की स्टेप गायब ना हो जाए। ओके भी, क्योंकि देखो आपसे कोई पूछ ले मोदी कौन है? मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, वो कौन है? तो आप बताओगे वो एक पुरुष है। और अब आपसे कोई पूछ ले पुरुष क्या है, तो पुरुष आप बताओगे हार्ड व मांस का बना पुतला होता है जो सांस लेता है, सांस, सजीव होता है। अब आपसे कोई पूछे नरेंद्र मोदी कौन है, आप सीधा बता दो कि हार्ड मांस का पुतला है जो सांस लेता है। तो गलत नहीं हुआ क्या? बिल्कुल गलत हुआ। पहले आप बताओ नरेंद्र मोदी एक पुरुष है, फिर अगला पूछे पुरुष क्या है, तो आप बताइए कि पुरुष क्या होता है, किसका बना होता है। तो यही बात इस पे लागू होती कि सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है, और तारा क्या है? गैसीय पिंड है। अब मैं आपको तारे की, जो बच्चे भाई अभी आजकल ही चैनल से जुड़े हैं उनके लिए एक बात बता दूं, सूर्य एक तारा है, और सूर्य जो होता है उसमें 2 परत खुद की होती हैं, 2 वायुमंडल की होती हैं। सबसे अंदर वाला भाग जो होता है उसको केंद्र या कोर कहते हैं। कोर, कोर का मतलब हिंदी में होता है केंद्र, और इसके बाहर वाले परत को कहते हैं फोटोस्फियर, फोटोस्फियर। इससे बाहर वाली को कहते हैं क्रोमोस्फियर, और उसके बाद ये होती है कोरोना। कोरोना, कोरोना ये आजकल बीमारी अब आई है, कोरोना पहले से ही नाम है भाई सूर्य के वायुमंडल की बाहरी परत का। ये 2 जो परत हैं ये वायुमंडल की ही, सूर्य के, और ये केंद्र है। यहां जो है वो संलयन क्रिया होती है, और इसी संलयन क्रिया से ऊर्जा निकलती है जो सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर में चालन व संवहन द्वारा पहुंचती है। और यहां से ये फोटोस्फीयर ये विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में चारों ओर बाहर निकलती है, और ये आपका सूर्य तारा होता है। समझ में आ गई भी? सूर्य तारे के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाह्य वायुमंडल का भाग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य के केंद्र का तापमान 1.5 करोड़ होता है और इसका 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। अब जो बच्चा सूर्य के बारे में बहुत अच्छी जानकारी चाहता है, पूरी जानकारी चाहता है, उसके लिए बता दूं, आप अपने चैनल के यूजीसी नेट वाला जो प्ले लिस्ट में फोल्डर है उसमें आप जाइए, और उसमें आप सूर्य तप टॉपिक देखिए तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। या यूट्यूब पे सीधा बोलिए सूर्य तप जागलान सर, जैसे आप बोलोगे तो आपको ये टॉपिक मिलेगा। उसमें मैंने 1 घंटे तक सिर्फ सूर्य को पढ़ाया कि सूर्य क्या होता है।
अब मैं जानकारी के लिए बता दूं, सूर्य का जो फोटोस्फीयर है इसमें 90% हाइड्रोजन है और 10% हीलियम है। इसका मतलब अभी सूर्य तारा युवावस्था में है। इसकी गैसों का अनुपात औसतन रूप में नहीं पहुंचा, अभी हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब अभी ये युवावस्था में है। ओके भी, सूर्य जो होता है उससे जितनी ऊर्जा निकलती है उसका 2 अरबवां भाग, अरबवां भाग जो है वो आपके पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी पर इसकी मात्रा 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट होती है। सूर्य तप की मात्रा पृथ्वी पर कितनी होती है? 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। सूर्य क्या है? तारा। सूर्य के अंदर 4 परत होती है, कोर होती है, फोटोस्फीयर होती है, क्रोमोस्फीयर होती है, कोरोना होती है। सूर्य में ऊर्जा कहां उत्पन्न होती है? कोर में। और वो कहां आती है? फोटोस्फीयर में। फोटोस्फीयर से विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चारों ओर फैलती है, जो हमारी पृथ्वी पे भी पहुंचती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा लघु तरंगों के रूप में आती है और सूर्य से निकलने वाली कुल ऊर्जा का 2 अरबवां भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। और ये आपके पृथ्वी के धरातल पर कितनी पहुंचती है? 2 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये आपकी कुछ सूर्य से संबंधित बातें थी जो कंप्लीट हो गई। अभी जो ये क्लास है इसमें हम पृथ्वी और तारे की बात कर रहे हैं। आने वाले समय में भी ये तो टॉपिक मैंने डाल दिया, जलवायु विज्ञान। जो बच्चा रीट का है उसको बता दूं कि मैंने उसमें टाइटल यूजीसी नेट और एचटेट दिया था। बाकी वो रीट का सबसे सर्वश्रेष्ठ टॉपिक है और वहां पे आप अपने चैनल की प्लेलिस्ट में जाके यूजीसी नेट में जितने मैंने 12-15 वीडियो डाल रखे हैं वो रीट वाले बच्चे और एचटेट वाले बच्चे विशेष रूप से देखें। आपके लिए बहुत लाभदायक वीडियो हैं ये। ओके भी, और उनमें क्वालिटी का 100% ध्यान रखा गया है। यहां सिर्फ 40% बातें ही मैं बताता हूं, 60% रख देता हूं क्योंकि यहां हमें सामान्य बात करनी होती है। और वो वीडियो स्पेशल यूजीसी नेट एचटेट के लिए बनाया गया था, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। जल्द ही आप रीट के ज्यादा से ज्यादा बच्चे जोड़िए, उसके बाद मैं रीट की क्लास से भी शुरू करने वाला हूं। ओके भी, पृथ्वी की बात हम कर रहे थे तो मैं आपके पास अभी तारे की बात कर रहा था। उसके बाद मैं आपको थोड़ी सी बात सौर मंडल की बता देता हूं। सौर मंडल के बाद मैं आपको आकाश गंगा की बता देता हूं। आकाश गंगा के बाद आपको ब्रह्मांड क्या होता है यह भी बता देता हूं। जबकि मैं आपको सौरमंडल टॉपिक एक अलग से करवाने वाला हूं। अभी हम सिर्फ मोटी मोटी चर्चाएं करेंगे। सौरमंडल का मतलब क्या होता है? सौरमंडल का मतलब होता है सूर्य, सूर्य तारा, और उस सूर्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जितने ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं भी? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह। इन 8 ग्रहों के जितने उपग्रह हैं वो सब उपग्रह, इन 8 ग्रहों के जितने भी उपग्रह सबके अलग अलग है। बुध के कोई ग्रह उपग्रह नहीं है, शुक्र के नहीं है, पृथ्वी के 1 चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, बृहस्पति के हैं। सर्वाधिक उपग्रह शनि ग्रह के हैं क्योंकि अभी नए उपग्रहों की खोज हुई है। शनि के, अरुण के, वरुण के 8 ग्रह, उनके उपग्रह। इन सब के अलावा क्षुद्र ग्रह के अलावा उल्का पिंड, ये सब एक साथ मिलकर सूर्य का परिवार बनता है। और उस सूर्य तारे के चारों ओर चक्कर लगाने वाले इन सब ग्रहों, उपग्रहों, उल्का पिंड, क्षुद्र ग्रह, इन सब को एक साथ क्या कहते हैं? सौरमंडल। तो आपका सवाल कंप्लीट है कि सौरमंडल क्या होता है। 2 नंबर पे आपकी इंपॉर्टेंट बात है कि आकाश गंगा क्या होती है। तो आप समझिए, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, वैसे जितने तारे एक केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ये तारे आकाश गंगा के चक्कर लगाते हैं। मतलब जितनी दूर के तारे एक किसी केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वो सब तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है।
इसका मतलब संख्या में नहीं होता, करोड़ों तारे, अरबों तारे, जितने तारे एक साथ चक्कर लगाते हैं वो सब तारे एक साथ मिलकर, उनके ग्रह उपग्रह तो साथ आएंगे ही, वो सब मिलकर आकाश गंगा कहलाते हैं। अब आप समझिए कि हमारा सूर्य तारा जिस आकाश गंगा में स्थित है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो आप बता सकते हो कि अभी हमारा सूर्य तारा किस आकाश गंगा में स्थित है? हमारा सूर्य तारा मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। हमारा सूर्य तारा मंदाकिनी आकाश गंगा में स्थित है। मतलब जिस आकाश गंगा में हमारा सूर्य है उस आकाश गंगा का नाम क्या है भी? मंदाकिनी। ओके, इस मंदाकिनी आकाश गंगा में एक जगह ऐसी होती है जहां छोटे 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 तारे बहुत गहरे 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 होते हैं। जहां छोटे छोटे तारे बहुत गहरे गहरे होते हैं और आप कभी घर पे किसी से बात करोगी तो वो बताएंगे कि ये भूतों का रास्ता है, यहां से प्राचीन काल में भूत जाते थे। मैं आपको बता दूं, वो जो भी भूत जाते थे नहीं जाते थे उस बात को छोड़ दो, इस भूतों वाले रास्ते को भूगोल में क्या कहते हैं? हमारी आकाश गंगा का वह भाग जहां अत्यधिक चमकीला भाग है उसको क्या कहते हैं? उसको भूगोल में या आपके खगोलिकी में क्या कहते हैं? दुग्ध मेखला। उसको कहते हैं दुग्ध मेखला। इंग्लिश में इसको कहते हैं मिल्की वे। क्या कहते हैं भी? मिल्की वे। तो हमारी आकाश गंगा का वह भाग जो अत्यधिक चमकीला है, जहां पास पास तारे पाए जाते हैं, उन तारों के समूह को दुग्ध मेखला या आकाश गंगा कहते हैं। अब सवाल आता है ब्रह्मांड क्या होता है? ये सब कुछ मिलके क्या बनाता है? ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का मतलब सब कुछ। और ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई? तो वर्तमान में एक सिद्धांत सबसे प्रसिद्ध है, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, इसको आप क्या कह सकते हो? बिग बैंग थ्योरी को भी महाविस्फोट सिद्धांत। और ये किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंतेयर ने। इसका मतलब यह है कि पूरा ब्रह्मांड पहले मटर के दाने के टुकड़े का था और फिर भयंकर विस्फोट हुआ और गैसें ही गैसें फैल गई और धीरे धीरे वो ठंडी हुई, तरल रूप हुआ, फिर तरल ठंडा होकर ठोस बना। जो ठोस बन गए वो ग्रह बने, उन ठोस पिंडों ग्रहों से उपग्रह बन गए। ये पूरी सौरमंडल का एक वीडियो अलग से बनाने वाला हूं, एक बार आप इतनी बात सुन ले। और उनसे क्या बना भाई? ग्रह बने। जो गैसीय पिंड थे वो तारे बन गए और इस प्रकार सौरमंडल का निर्माण हुआ या ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ओके भी, आपको समझ में आया सौरमंडल क्या है, आकाश गंगा क्या है, ब्रह्मांड क्या है, दुग्ध मेखला क्या है, मिल्की वे क्या है और भूतों का रास्ता क्या है? ये सब बातें आपको जहां तक मेरा अनुमान है समझ में आ गई होंगी। ओके, अब मैं आपको यहां से एक बात की ओर लेके चलता हूं कि भी ग्रह क्या होता है। ग्रह क्या होता है? आपसे कोई पूछ ले कि ग्रह क्या होता है, बताइए भी ग्रह क्या होता है। शाबाश, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं कि ग्रह क्या होता है। जल्दी बताइए भी ग्रह क्या होता है। ग्रह क्या होता है? तो सबसे पहली बात वही है, जैसे मैंने पूछा तारा क्या होता है तो आपने कहा तारा गैसीय पिंड होता है। ऐसे ग्रह क्या होता है? तो सबसे पहली बात होता है ग्रह एक ठोस पिंड होता है। ग्रह एक ठोस पिंड होता है। बिल्कुल सही बात है भी, ग्रह जो होता है वो ठोस पिंड होता है, मतलब ठोस पदार्थों से बना होता है। बिल्कुल। अब आप समझिए कि एक हमारे संगठन होता है IAU, इसको आप हिंदी में कहोगे अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ। अंतरराष्ट्रीय खगोलिकी संघ। आपको पता हो तो ग्रह उपग्रहों का अध्ययन जो हम करते हैं वो किस में करते हैं?
खगोलिकी में करते हैं, खगोलिकी एस्ट्रोनॉमी, और इसका पूरा वैश्विक स्तर पर एक यूनियन है और वो यूनियन कहती है कि ग्रह कौन होगा। तो उसने कहा कि ग्रह वो होगा जो ये 3 शर्त पूरी करेगा, 3 शर्त पूरी करेगा वही ग्रह होगा। और उसने पहली शर्त बताई कि ग्रह का आकार गोल होना चाहिए, आकार गोल होना चाहिए। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में यह होता है कि वो पिंड जो है वो घूर्णन गति कर रहा होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछ ले पृथ्वी गोल क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे घूमती है। जो अपने अक्ष पे घूमेगी वो गोल हो जाएगी, अपने आप गोल हो जाएगी, वो अपने आप गोल हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो आकार में गोल होना चाहिए। ओके भी। दूसरी कंडीशन ये है कि तारा या तारे के चारों ओर और निश्चित पथ में चक्कर लगाए, निश्चित पथ में चक्कर लगाए। इसका मतलब होता है कि वो सूर्य के चारों ओर, जैसे सूर्य भी एक तारा है, तो आपका जैसे ये मान लो एक सूर्य तारा है, इस सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाए वो निश्चित लगाए, मतलब जहां से एक बार लगा दिया हमेशा वहीं से चक्कर लगाए। बार बार यदि अपना रास्ता बदल लेगा तो वो ग्रह नहीं होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? तारों के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाए। तीसरी बात, किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को न काटे, किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को न काटे। मतलब आप यहां ऐसे समझ सकते हो, जैसे ये एक ग्रह चक्कर लगा रहा है, एक ये लगा रहा है, और तीसरा ग्रह ऐसे चक्कर लगाता लगाता और ऐसे आ जाए, मतलब इसको काट के आ जाए, तो जो बाहर से अंदर आएगा वो ग्रह नहीं होगा। ये कंडीशन है IAU की। और अब आपका सवाल आता है कि वर्तमान में कितने ग्रह हैं भी? तो वर्तमान में टोटल ग्रह हैं 8 ग्रह हैं। पहले कितने ग्रह होते थे? 9। अब 9वां ग्रह कौन था आपको यह पता होना चाहिए। 9वां ग्रह कौन था? प्लूटो। प्लूटो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से क्यों निकाला? क्योंकि वो 3 नंबर वाला नियम कंप्लीट नहीं कर रहा था भाई, वो वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था और इसलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। ये कहा कि प्लूटो अब ग्रह नहीं होगा, तो प्लूटो क्या होगा? क्षुद्र ग्रह होगा। क्या होगा अभी? क्षुद्र ग्रह होगा। ये 6 सही लिखा गया नहीं लिखा गया ये मुझे नहीं पता भाई। क्षुद्र ग्रह होगा। क्यों? क्योंकि ये 2 कंडीशन पूरी कर रहा है 3 में से, इसलिए क्षुद्र ग्रह होगा। और अब सवाल आपसे प्लूटो पे बन सकते हैं। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किसने निकाला? IAU ने। अब बच्चा सोचता है किसने निकाला, मुझे क्या पता किसने निकाला। अरे तो ग्रह के लिए परमिशन ये देता है, नए ग्रहों को मान्यता ये देता है, तो निकालने का काम भी यही करेगा। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से किसने निकाला? IAU ने। कब निकाला? तो भाई 24 अगस्त 2006 को, 24 अगस्त 2006 को चेक गणराज्य के प्राग शहर में IAU का सम्मेलन था और उसके आखिरी दिन 24 अगस्त 2006 को IAU के सदस्यों ने एक फैसला लिया कि आज के बाद प्लूटो ग्रह नहीं है, क्योंकि प्लूटो वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा है। तो इस प्रकार प्लूटो ग्रह नहीं रहा और आपके पास ग्रह बचे 8। और ग्रह क्या होते हैं समझ में आ गई बात? तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए कि ग्रह क्या होता है। बात क्लियर है? अब क्या होता है, बच्चों को पागल बनाने के लिए एग्जामिनर क्या देता है कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। क्यों? ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि आकार में छोटा था। वास्तव में भी प्लूटो सबसे छोटा था, क्योंकि प्लूटो सूर्य से अत्यधिक दूर भी
था, तो ये बात भी सही है कि प्लूटो वास्तव में सूर्य से दूर था, क्योंकि प्लूटो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में ज्यादा समय लेता था। ये बात भी सही है कि ज्यादा समय लेता था। और चौथा ऑप्शन देगा एग्जामिनर, क्योंकि वो वरुण ग्रह के रास्ते का अतिक्रमण कर रहा था। अब राइट आंसर यह है कि प्लूटो को इसलिए ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया क्योंकि वो वरुण ग्रह के रास्ते का अतिक्रमण कर रहा था। पहली तीन बातें जो हैं वो बातें तो सही हैं, लेकिन किसी भी ग्रह के लिए ये कोई आवश्यक नहीं है कि वो आकार में बड़ा होना चाहिए, वो सूर्य के चारों ओर जल्दी जल्दी चक्कर लगाए, ऐसा कुछ नहीं है। ये नियम ही नहीं है। नियम ही ये तीन है कि आकार गोल होना चाहिए, तारे के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाए और किसी दूसरे ग्रह के रास्ते को ना काटे। और इस प्रकार वर्तमान में 8 ग्रह हैं, 9वां ग्रह प्लूटो था। प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया। किसने निकाल दिया? आईएयू ने। क्यों निकाल दिया? क्योंकि वरुण ग्रह के रास्ते को काट रहा था। कब निकाल दिया? 24 अगस्त 2006 को। ओके भी, मुझे जहां तक अनुमान है आपको बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक बात और बताने वाला हूं इसी बात से, कि आपको कोई पूछ ले कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो मैं आपको बता दूं उपग्रह में सारी यही बातें रहेंगी। उपग्रह एक ठोस पिंड होता है। आईएयू ने 3 शर्त बताई। आकार में गोल होना चाहिए, यहां आ जाएगा तारे की जगह ग्रह के चारों ओर निश्चित पथ में चक्कर लगाए और किसी दूसरे उपग्रह के रास्ते को ना काटे। वो सब उपग्रह होते हैं। ओके भी, वो सब उपग्रह होते हैं। अब आप समझिए, मैं आपको एक बात और बता दूं, सभी उपग्रह घरों से ही अलग हुए। जब प्रारंभ में ग्रह बने तो वो गैसीय पिंड थे और गैस धीरे धीरे ठंडी होकर तरल में बदली तो अत्यधिक गर्म थे। और जब गर्म थे तो उनका सबसे पहले बाहर वाला भाग ठंडा हुआ और बाहर वाला भाग ठंडा होकर एक पपड़ी के रूप में जम गया। और अब सभी ग्रह अंदर से ठंडे हुए और अंदर से ठंडे हुए तो सिकुड़े और सिकुड़ने से घूर्णन गति बढ़ गई और घूर्णन गति बढ़ने से उसके बाहर वाली पपड़ी जो ठोस हो गई थी ठंडी होके, वो जब पृथ्वी की या सभी ग्रहों की घूर्णन गति बढ़ी तो वो बाहर वाली पपड़ी को ऐसे उसने फेंक दिया और उनका बाहर वाला भाग एक छल्ले के रूप में उनसे अलग हो गया और वो छल्ले घूम घूम के गोल बन गए और जिससे क्या बने? उपग्रह। सभी उपग्रह ग्रहों से अलग हुए हैं। बड़ा ग्रह था तो बड़ा छल्ला निकला तो बड़ा उपग्रह बना, छोटा ग्रह था तो छोटा छल्ला निकला तो छोटा बना, और जो बहुत छोटे थे उनसे छल्ले निकले ही नहीं। इसलिए बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, बृहस्पति के सबसे बड़ा उपग्रह है। ओके भी, बात एकदम क्लियर है। इसके बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 मिनट का वेट करना पड़ेगा। उपग्रह क्या होता है आपको समझ में आया? आप कमेंट करके जरूर बताते चलें। कुछ पटवारी के बच्चे हैं जिनको बहुत जल्दबाजी है कि सर राजस्थान ज्योग्राफी के टॉपिक बचे हुए हैं, उनको कब करवाओगे? बहुत जल्द करवाएंगे भी। आपकी परीक्षा जनवरी में है तो मैं दिसंबर माह में वो टॉपिक करवाऊंगा। ये आज ही बता देता हूं। जो पटवारी के बच्चे बचे हुए हैं, भारत की भूगोल में 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, वो जल्द करवाएंगे। वो इसी माह में करवाएंगे, अक्टूबर में ही। नवंबर में जहां तक मेरा अनुमान है हम कुछ और बातें करेंगे रीट के लिए। अब मेरी एक क्लास हर रोज रीट के लिए आने वाली है। जो बच्चे रीट के हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखें कि कितने बच्चे रीट के हैं, तो रीट के अकॉर्डिंग हम क्लास शुरू कर देंगे। ओके भी, अब आप देखिए, ये आपका सूर्य, इस सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो होते हैं ग्रह। जैसे मान लो आप कि ये आपका पृथ्वी ग्रह। ओके, अब पृथ्वी के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो पिंड होता है भी उपग्रह, जैसे आपका चंद्रमा। और इस पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में कुछ ठोस पदार्थ होते हैं जो न पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं न पृथ्वी के इनके बीच में होते हैं। उनको कभी पृथ्वी खींच लेती है, कभी चंद्रमा खींच लेती है। उनको कहते हैं उल्का पिंड। अभी आईएयू ने एक नई खोज की है और उस नई खोज में यह कि अब चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड का पता चला है। वो न तो चंद्रमा से इतना दूर है कि पृथ्वी उसको खींच ले और न वो चंद्रमा के इतना नजदीक है कि चंद्रमा की ग्रेविटी से चंद्रमा पे आ जाए। तो ये बहुत छोटे छोटे
छोटा सा पिंड है और ये चांद के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। ऐसे सौरमंडल में उपग्रहों के 4 पिंडों का पता चला है, और जो चंद्रमा के चक्कर लगाता है, मतलब उपग्रह का उपग्रह, उसको नया नाम दिया गया है मून मून। और ये 4 नए मून का पता चला है, जिसमें एक हमारे चंद्रमा के हैं। तो कोई आपसे पूछ ले कि उपग्रह को क्या कहते हैं, तो आप बताओगे उपग्रह को मून कहते हैं। उपग्रह को क्या कहते हैं? मून। आपको समझ में आया मून क्या होता है, तारा क्या होता है? अभी तक की क्लास में मैंने आपको बताया तारा क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया ग्रह क्या होता है, फिर मैंने आपको बताया उपग्रह क्या होता है, और अब मैंने आपको बताया उपग्रह का उपग्रह क्या कहलाता है, मून। और 4 मून खोजे गए, जिसमें एक हमारे चंद्रमा के भी मून है। भाई बात समझ में आ गई यहां तक की बात? और ये आपकी थी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, जिसको आपने समझा अभी तक। आज के लिए इतना ही। मैं आपको पढ़ाना पृथ्वी चाह रहा था, लेकिन हमारी बात दूसरी तरफ बढ़ गई और हम दूसरी तरफ चलते गए। अगली क्लास में हम पृथ्वी की चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।